अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के 7 महीने बाद वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जिन्होंने इंतखाबी उज़रदारियों का फ़ैसला करना था, एक बार फिर फ़ाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त दे दी है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो उनकी तरफ से नामज़द किए गए हैं या फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से वो सब के सब को फ़ाल किया जाए, काम शुरू कर दिया जाए। अभी फ़ैसला न तो सुनाया गया बाकायदा तौर पर, ना ही कोई मुख्तसर हुक्म तहरीरी तौर पर जारी हुआ है, मगर इसका इम्कान है कि 1-2 दिन में यह हुक्मनामा भी आ जाएगा। अब मालूम ये नहीं पड़ रहा कि आखिर ये जीत किसकी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस अख्तियार को तस्लीम कर लिया गया है कि जिसके तहत पार्लियामेंट के बनाए गए नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजों को भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल लगा सकता है, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के उस अख्तियार को तस्लीम किया गया है जिसके तहत उनकी तरफ से नामज़द किए गए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस ही इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम कर सकते हैं। अभी ये तहरीरी फ़ैसला आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह होगी, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। मगर एक और बड़ी खबर यह है, बड़ा ऐलान है कि पहली बार हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि 26वीं आइनी तरमीम हर सूरत में होकर रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि हर हाल में आइनी तरमीम होगी, वफाकी आइनी अदालत बनेगी। मगर हैरानकुन बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 45 साल पुराना जो एक मतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था जिसके तहत बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त के वज़ीर आज़म को जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद फांसी दे दी गई थी, उसको याद करना पड़ा और कहा इस अदलिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इस हवाले से भी बात करते हैं और सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या ये अदलिया थी या कोई और मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गहरी नज़र रखते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अब्दुल कादर मंदोखेल साहब। तो मंदोखेल साहब, बिलावल भुट्टो तो 45 साल पुराने उनके नाना को दी गई फांसी के फ़ैसले के हवाले से जजों पर गुस्सा उतार रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा पहले सुन लें वो क्या क्या रहे हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नियत पे शक करते हो करो, अगर आप किसी जज साहिबान का नियत पे शक करते हैं करो, अगर आप मेरा किसी इत्तेहादी का नियत पे शक करते हैं करो, किसी इदारा का नियत पे शक करते हैं करो, मेरा नियत पे शक ना करो। मेरा नियत यह है कि जिस आईन साजी का काम मैं 3 नस्लों से करता आ रहा हूं, जिस जमहूरियत का बहाली हम 3 नस्लों से जिद्दोजहद लगते आ रहे हैं, जिस आईन का बालादस्ती मेरा आईन का बालादस्ती का जिद्दोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे। मगर मेरा आईन का बालादस्ती के लिए जरूरी है कि तमाम सूबों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-तार पे ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत बना के रहेंगे, अपने नाना के बनाए गए 1973 के मुत्तफ़िका आइन को तरमीम करके रहेंगे, तब्दील करके रहेंगे। आखिर ये गुस्सा है क्या अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, या एक के नवासे की तरफ से ये गुस्सा बजा है कि उनके नाना को जजों ने फांसी दी थी? और क्या आप भी वाकई समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जज थे और जनरल ज़िया-उल हक़ नहीं? जी बहुत शुक्रिया मुझे जान साहब। मैं इसी तकरीब में सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद था, बिलावल साहब की स्पीच जो कर रहे थे, और यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 77 साल आप भी और हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब ये कोर्ट की अदालती जो सारे जो मामला थे उनसे वाकिफ है। क्या आप तीनों मुझे कोई मिसाल दे सकते हो पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कि एक मुकदमा डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला हो? ना आज तक चला है, ना आइंदा कभी चलेगा, कानूनी नहीं है। एक हनुका जर्नल के डिक्टेटर के दौर में कानून बना था
और फिर उसी को कानून को, उसी को सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी कि जस्टिस नसीम हसन शाह जो बाद में अपनी किताब में माना। लेकिन उसके बाद भी ये जो 45 साल का बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे, 45 साल भी उस वक्त ये केस उठा जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भेजा, और उस रेफरेंस के भी 12 साल बाद उसको सुना गया है। लेकिन आप मुझे बता दो, मैं उस वक्त भी कह रहा था मुख्तलिफ चैनल में कि आप बताओ ना कि अदलिया ने अपने माथे पे जो दाग था उसको धोने की कोशिश की है कि गलत हुआ, उनको जो ना वो जो कानूनी तकाजे थे पूरे नहीं किए गए, हमारा कहे तो हमें वापस तो नहीं मिल सका। और आपका अगर जुडिशल निज़ाम का ये हाल है कि 45 साल बाद आप ये कहते हैं कि वो गलत हुआ, तो उसको सही कैसे किया जाता सकता। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर ये कहते कम से कम उस कसूरी खानदान को ही सजा देने की कोई बात करते हैं, उस पुलिस वालों को जिसने केस बनाया उन जजेस को कोई अलामती सजा तो दे देते, जो दुनिया में एक रिवाज नहीं हुआ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो बिलावल साहब ने बात की थी, मेरे पास मतीउल्लाह जान साहब एक सोशल वर्कर, मेरे पास हजारों मिसालें। एक शख्स सईदुल्ला नामी शख्स को जो 1971 में जो ना वो किसी केस में फंस गया और 28 साल बाद पहली मर्तबा मैंने इसको अदालत में पेश कराया, और 38 साल बाद मैंने दरखास्त के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे ऐसी तकरीर कर सकते हैं? उनके नाना से लेके उनकी वालदा से लेके, चाहे नवाज शरीफ हैं चाहे बेनज़ीर भुट्टो हैं, आप लोग अपनी मर्जी के जज पहले तो लगाते रहे, उनसे फ़ायदा उठाते रहे, और अब आप उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा के आइन में सिर्फ इसलिए जो है तरमीम करना चाह रहे हैं 25 अक्टूबर से पहले कि अब आप एक और अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं, और आप बहाना ये बना रहे हैं कि इस अदलिया ने जो है बिलावल भुट्टो के नाना को फांसी दी और सजा दी। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी मर्जी की अदलिया लगती रही है, जजेस बनते रहे हैं, किस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्यों आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? पहली बात आप मुझे ये बता दो, हमने कब अपनी मर्जी के जजेस लगाए? पहले तो आप इस चीज का सबूत दे दें, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा 2021 में शाह को किसने लगाया था? बेनज़ीर भुट्टो जजेस नहीं लगाते रहे, नवाज शरीफ नहीं लगाते रहे। आज आप देखिए आपके जनरल ज़ियाउल हक और उनके बाद जो आने वाले जर्नैल थे उन पे आपका बस तो चलता नहीं है, और अब आप जजों के नाम पे आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। कोई और अच्छा बहाना नहीं मिला आपको? अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे सुन लें। और ये अब्दुल हमीद डोगर किसने लगाया था? ये जो अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस साहब PCO का, वो किसने लगाया था? जरदारी साहब ने नहीं लगाया था। आप मुझे डोगर शुगर की मिसालें नहीं दिए, ऐसे बहुत सारे काने दजाल भी गुजरे। आप मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूं। जी सुना दें आप। 2021 में मैंने एक बिल पेश किया कौमी असम्बली में PTI के दौर में कि आप एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3 की मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नस्ल डोमिसाइल सवाल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज सारे चाचे मामे बांजे भतीजे और एक सिर्फ फर्द वाहिद चीफ जस्टिस सूबे का इख्तियार है कि वो किसी भी अपने मनपसंद वकला का नाम भेज दे और उसको जज बना दे, और एक रबड़ स्टैम्प असेंबली की है। तो आप मुझे बताओ ना, पीपल्स पार्टी ने कहां से लगाए? तो ये जजेस लगा रहे थे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम अपना सूबे के थे। ये कानून अभी तक राज्य, क्या इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल नहीं किया था पीपल्स पार्टी को? मनोखेल साहब एक सेकंड, मनोखेल साहब, ये रबर स्टैम्प असेंबली में कौन लोग बैठे थे? आपके लीडर बैठे थे, ये सारे बड़े बड़े लीडर, उन्होंने रबर स्टैम्प लगाया ना? क्यों नहीं हिम्मत की उस वक्त? 8वीं तरमीम को किसने आइन का हिस्सा बनाया? 17वीं तरमीम को किसने आइन का हिस्सा बनाया? मुशर्रफ के मार्शल को आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, ज़ियाउल हक के मार्शल को आपने जायज़ करार दिया, आपकी पार्लियामेंट ने जायज़ करार दिया। क्या बातें कर रहे हैं? किसकी पार्लियामेंट ने? आप जजों के ऊपर सारा गुस्सा आपका उतरता है। मैं लानत भेजता हूँ 1000 मरतबा मुशर्रफ पे, 1000 1000 आपकी लानत से कुछ नहीं होगा। 17वीं तरमीम किसने पास की? 17वीं तरमीम किसने पास की? 8वीं तरमीम किसने पास की? आपका सवाल जरूर सख्त होता है, मगर कुछ सर पैर भी तो होना सवाल का। मैं आपको आप मुझे बताएं 17वीं तरमीम किसने पास की? किसने जनरल मुशर्रफ के मार्शल को जो है प्रोटेक्शन दी? 17वीं तरमीम किसने पास की? LFA को किसने जायज करार दिया? कौन लोग थे पार्लियामेंट में उस वक्त? आप बताएं। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, आप तो 18वीं तरमीम को ले ले या उससे पहले कर ले ले, वक्तन फोक्तन जो उसमें तब्दीली आई, हमने 18वीं तरमीम के जरिए हम तो मान रहे ये बात,
ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने आज नहीं माना, असेंबली के फ्लोर पे माना कि 19वीं तरमीम हमसे गलत की है, क्योंकि हमने ब्लैकमेल की है। अच्छा, बस मानना काफी। नाम बता रहा हूं, आज भी बिलावल साहब ने रिपीट किया है, इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया। मैं आपकी 18वीं तरमीम, ये बात आपकी ठीक है, इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया, और ये भी ठीक है कि आप लोग ब्लैकमेल हो गए क्योंकि आपकी कमजोरियां थी, आपके मुकदमे थे इफ्तिखार चौधरी के सामने, इसलिए आप ब्लैकमेल हो गए। नहीं, रुक जाओ ना, हम मुकदमे से नहीं डरे, हम 18वीं तरमीम को मद्देनजर, क्योंकि 18वीं तरमीम उड़ा रहा था, इफ्तिखार चौधरी ने क्लियर धमकी दिए, मैं ये उड़ा दूंगा, कागज की टोकरी में फेंक दूंगा अगर आप मेरी जजेस का अपॉइंट मेरे हवाले नहीं किए। बिलावल साहब ने असेंबली में भी कहा, आज हमारे सामने उपला के सामने भी ये बात की है। चलें, हसन मलिक साहब कैसे देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हमारे साथ अदलिया ने ठीक नहीं किया और नाइंसाफ़ी की है और अब हम आइनी अदालत बना के रहेंगे। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़हन में ये आइनी अदालत बनाने का ख्याल नहीं आया, जो आज उनके नवासे को ख्याल आ गया कि ये करना है हमने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और ज्यादतियाँ जजेस ने की हैं, और इफ्तिखार चौधरी का दौर हमने देखा है। सिर्फ जजेस ने नहीं की, जो असल लोग थे वो जर्नैल थे। वो बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो एक पूरा बाब उस पे है, उस पे भी मंदोखेल साहब से पूछेंगे उस पे अमल दरामद कब शुरू करेंगे, सिविल मिलिट्री बैलेंस पे इफ्तिखार चौधरी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी को मजबूत कौन कर रहा था? नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। काला कोट पहन के उस वक्त नवाज शरीफ पहुंच गए मेमो गेट में, जो जरदारी साहब को फंसाने का पूरा प्लान बन चुका था। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ तो होते ही कोर्ट रूम नंबर 1 में इफ्तिखार चौधरी आपके पास पेरेंटल पावर का केस कौन लेके गया था? ये वो चीज़ें हैं। देखिए, अब जो जजेज हैं जिनकी आप कह रहे हैं, इस वक्त जजेज हैं वो तारिक जहांगीरी साहब। अब तारिक जहांगीरी साहब जिन्होंने ज़िया-उल-हक के दौर में जो है वो कैद काटी, और उनके बारे में मशहूर था कि जी पीपल्स पार्टी के करीब में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब लॉन्ग मार्च की उस वक्त उनको मियाँ वाली जेल में रखा गया, एक पुराना तलक। अच्छा, फिर और कई जजेस हैं। इन जजेस को जो अटैक किया जा रहा है वो इस वजह से नहीं किया जा रहा था कि ये सिविलियन को अटैक कर, ये मुक़्तदर हल्कों को यानी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये असल मामला है कि माजी में जो कुछ आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा वो गलत होता, लेकिन उसका बदला आप इन जजेस से ले रहे हैं जो इस वक्त स्टैंड मुक़्तदर हल्कों के खिलाफ ले रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं ले रहे। मुझे बताएं, खुर्शीद शाह ने इमरान खान की पिटीशन नैब लॉ में रिजेक्ट की। मंसूर अली शाह साहब की ज़मानत नहीं हो रही थी, सैयद मंसूर अली शाह ने 3 साल बाद उनको ज़मानत दी और वो जजमेंट लिखी कि उसको उनका केस भी उड़ा दिया। इसके अलावा और भुट्टो रेफरेंस, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का केस, इसमें उनका केस। अब आप कहें कि जी ये जो जजेस हैं ये ठीक नहीं है, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया है तो फिर तो बात बनती है ना। और आईनी अदालत की बात हो रही है, अब आईनी अदालत में आपको क्या गारंटी है कि वहाँ जज ठीक होंगे? वहाँ क्या पता पहली 18वीं तरमीम आपको वो रोल बैक करवा दें, जिन्होंने लगाने हैं वही लगाएंगे जज। मैं अभी भी ये आपको बता दूं कि जो कहा गया है कि जी जज इनकी मर्जी के कौन से जज होंगे, और बल्कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया, क्या उनका है बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर? बाद में फिर मुकर जाते हैं कि मेरे पास तो कोई फैज़ का पैगाम लेकर आया था। वही बात है ना। तो साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो को जो गुस्सा है वो क्या जनरल ज़िया-उल-हक पे नहीं होना चाहिए, ना कि उस दौर के जजों पे? बिल्कुल, गुस्सा तो जनरल ज़िया-उल-हक पे ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जुडिशरी जो है वो टूल बनी, इस्तेमाल हुई उस वक़्त, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो उसकी दुरुस्तगी भी की, लेकिन क्या जो आइनी अदालत की वो बात कर रहे हैं, आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी नीयत पे शक ना करो, मतलब ये बात भी उन्होंने आज की है। तो इसमें मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है कि ये लास्ट जो संडे था, जब ये सैटरडे संडे वीकेंड प्रोग्राम में सारी तरमीम मंजूर कराने का प्लान था, तो उसमें रिकॉर्ड आप देख लें, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से बात हुई, वो 70% तो पार्लियामेंटेरियन को पता ही नहीं है कि ये है क्या, ड्राफ्ट है क्या। 54 जो अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट का पता ही नहीं था। तो इस तरह अमेंडमेंट्स होना, और फिर आईनी अदालत की जो बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाला जो मामला है कि वो पार्लिमानी कमेटी वो जम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, ये कहीं और लिस्टें बनी हुई हैं, ये कहीं और वकील शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये कहीं और जो है लोअर जुडिशरी के उनको पिन पॉइंट किया हुआ है, वही जजेस इन अदालतों में लगने हैं। और एक चीज़ और है, माजी में ये होता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है मिल के चीज़ें करती थी। अब की बार क्या हुआ है, जस्टिस बाबर सत्तार आ गए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस आ गए हैं। अभी रिसेंट पास्ट में जो रजीम गुजरी है 2019, 20, 21 में, उस वक्त नैब के खिलाफ सबसे बड़ी जजमेंट
जजमेंट्स जो है वो इन जजेस ने दी हैं। मतलब ये इन जजेस को हटाकर अपनी मर्जी के जजेस लाकर कल इन्हें पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं के खिलाफ जो है वो ये अदालतें इस्तेमाल करना जो है मकसद है, क्योंकि अदलिया जो है हाथ में नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं और उनको जो है फिक्स करने के लिए किन को इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट के फ्लोर को, कि 6 जजेस का मामला किसके साथ है, कि किसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो नहीं है, ना नून लीग के खिलाफ है, उनका मामला जिनके साथ है वो फिक्स करना चाह रहे हैं कि इनको जो है ट्रांसफर करेंगे। और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं अपना 45 साल पुराना बदला लेना चाह रहा हूँ इस अदलिया से, जबकि बदला नहीं है, ये तसलसल है जमहूरियत के ऊपर हमले का, जिसमें सियासी जमातें बारी बारी अलाकार बनती रही हैं। ये अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब के पास जाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की तकरीर में ये भी कहा है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़ हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होनी नहीं चाहिए और इसकी सख्त सज़ा होनी चाहिए। तो क्या ये जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं, ये बिलावल बगैर किसी की फ्लोर क्रॉसिंग के पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हुकूमतों में बारी बारी इक़्तिदार के मज़े लेने वाली सियासी जमातें इक़्तिदार में होते हुए तो उन कुव्वतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी जिन्होंने जुल्म और ज़्यादतियाँ की उनके साथ और उनके आबा अजदाद के साथ। मगर अब आईनी तरमीम का जो जवाज़ पेश किया जा रहा है उसमें एक वजह यह भी है कि ये अदलिया है जिसको पनिश करना है और जिसको उनके माजी के किरदार की वजह से दुरुस्त करना है और एक नई आईनी अदालत भी बनानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में ये कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होने के बाद सीट खाली हो जानी चाहिए, यानी वोट शुमार होने के बाद, और फ्लोर क्रॉसिंग के वो हक में नहीं हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल तो जो 63A की तशरीह है जिससे मैं और आप शायद एग्री ना करें, मगर वो आइन का हिस्सा है और इसीलिए मुजवज़ा आइनी तरमीम के बिल में 63A की भी वजाहत शामिल की जा रही है। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, मैं पहले आपको बिलावल भुट्टो की तकरीर का वो हिस्सा सुना दूं जो फ्लोर क्रॉसिंग के बारे में, और फिर आपकी तरफ आते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग को कॉम्बैट करने के लिए आप पार्लियामान के मेंबर्स को पार्टी लाइन तय करने का हदायत पे पाबंद होंगे। पार्टी लाइन के खिलाफ जाना चाहते हैं तो फिर उनको वो वोट इस्तेमाल करते हैं, काउंट किया जाता है और फिर उनको बाय इलेक्शन लड़ना पड़ता है अवाम से। उन अवाम जिन्होंने उस पार्टी के निशान पे उनका मुंतखब किया, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा वोट सही था या गलत था। उस तरीके से हमने फ्लोर क्रॉसिंग के लिए एक पाबंदी भी लगाया और पार्लियामान में वोट की ताकत को और पार्लियामान की और पार्लियामेंटेरियंस की आज़ादी भी रखा था। जब 63A का फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी ने कोई वो आइन पढ़ा या कोई किसी ने ये सोचा कितना बड़ा हम फैसले सुनाने जा रहे हैं? किसी से पूछ ले जिसने वो आइन लिखा कि क्या आपका मतलब था। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आइन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। अदालत ने इख्तियार ले लिया, मगर जर्नैलों को आइन में तरमीम का इख्तियार कौन देता रहा? यकीनी तौर पे अदालत ने। मगर फिर उस पर आमना सदकना किसने कहा? सियासतदानों ने और बड़ी सियासी जमातों ने, जिन्होंने इक़्तिदार की खातर 8वीं तरमीम जैसे समझौते भी किए। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ये बताएं कि फ्लोर क्रॉसिंग, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वोट शुमार होने के बाद वो घर चला जाता है, नाअहल हो जाता है, मगर अगर एक वोट के फ़र्क से 2/3 अक्सरियत बन जाए, आइन में तरमीम हो जाए और वो शख्स बाद में फिर घर भी चला जाए, तो उस आइनी तरमीम को फिर ख़त्म करने में कितने साल लग जाएंगे? तो आप अभी भी समझते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग की सज़ा महज सिंपल नाअहली होनी चाहिए और मौजूदा आइन में तरमीम करना ज़रूरी है ताकि जो बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है उसको PTI के लोगों को भी तोड़ा जा सके, और इसके लिए आप ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं 63A की तशरीह में, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आपकी एयानतकारी करने के लिए भी तैयार है बज़ाहिर, जहाँ पे नज़रसानी की दरख्वास्त लगा दी गई है 63A के ऊपर। जी देखिए, पहली तो जो आपके साथी उन्होंने ये कहा कि जजों से बदला ले रहे हैं, आपने कहा 45 साल का बदला ले रहे हैं बिलावल साहब, हरगिज़ नहीं। बिलावल साहब ने बल्कि तारीफ की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस फाइजी साहब, जो मेरे नाना के केस का उन्हें 45 साल बाद फैसला सुना है, उसकी तारीफ की है। ये बात तो पहले आप जहन से निकाल दिए, कोई बदला नहीं ले रहे।
दूसरी बात ये फिर ये माजी का हवाला क्यों दिया? माजी का हवाला क्यों दिया? देखिए हवाला तो यूं दिया है, हवाला यूं दिया है कि आपकी अदालत में अगर 45 साल बाद कोई फैसले सुनाए जाते हैं, मेरे हिसाब से बिलावल साहब ने तारीफ की, लेकिन वो फैसला भी अधूरा ही था ना। हमारा कहे तो हमसे चला गया, अब क्या फायदा आपको फैसले सुनाने की, अपना दाग मिटाने के अलावा तो आपने कुछ नहीं किया ना। लेकिन फिर भी बिलावल साहब ने तारीफ की है। लेकिन साथ साथ जो 63 की जो बात की, 63 की है कराची बार एसोसिएशन का सदर, उसके सवाल के ऊपर उन्होंने ये कहा कि माजी में जो 58(2) जहां हुकूमतें खत्म की उनको हमने खत्म किया है। जब उनको खत्म किए तो अदालत ने 63(a) का सहारा लिया। अब तू नायल तू घर जाओ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, ये सारे केस आपके सामने। तो उनका ये कहना था कि अब ये चीजें हम अदालत की हाथ में, यानी इसका दूसरा मतलब ये था कि हम अपनी दाढ़ी जो है ना वो अदालत के हाथ में नहीं देना चाह रहे। नहीं, आप लोग अपनी दाढ़ी अदालत के हाथ में नहीं देना चाहते, लेकिन जर्नैलों के हाथ में जरूर दे देते हैं वक्त पड़ने पर। देखिए मैं एक चीज ये बताऊं आपको, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जर्नल एक ऐसी ताकत पाकिस्तान में है कि वो आप भी तस्लीम ना चाहते हुए तस्लीम करते हैं। और ये जजेस, और मैं एक और चीज बताऊं, मैं थोड़ा सा और बात सख्त करने लगा हूं, जो एक चीज होता है, ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है एज ए वकील, मुझे पता है कि उसकी IB, MI, SI जब तक क्लियरेंस नहीं हो जज नहीं बन सकता है। अब आप बोलो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रूल खत्म हो गया है और आपको किसी ने गलत बुला के इंटरव्यू किया है, जिसने भी किया है जज के लिए। ये रूल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती, जुडिशल कमीशन नहीं मानता इन एजेंसियों की रिपोर्ट आउट, और ये पिछले 2-3 साल से ये रूल खत्म हुआ है। अच्छा रुक जाओ कोई खत्म नहीं हुआ है। मैं एक चीज बताऊं आपको, कोई खत्म नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट ऐसा नहीं होता है। आप मुझे बताओ, एक फर्द वाहिद को सूबे की चीफ जस्टिस के पास क्या इख्तियार है कि वो अपने चाचे, मामे, बांजे, भतीजे और चंबर के लोगों को नाम भेज दे? क्या उसके लिए कोई कमेटी नहीं होना चाहिए? क्या उसके लिए 5 रुपये जज नहीं होना चाहिए? क्या जिसको जो बिल मैंने कौमी असेंबली में पेश किया था उसके ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए? नहीं होने दिया। दूसरी बात ये है, माजी में एक जज ऐसा भी था, मैं नाम नहीं लूंगा, सिंध हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसका दामाद था लाहौर हाईकोर्ट का मेंबर, उसने अपने दामाद की एनरोलमेंट चेंज कराई और यहाँ पे सिंध हाईकोर्ट बार खड़ी हो गई, एहतजाज किए, तब जाके छोड़ना पड़ा। तो यहाँ तो माजी में ये होता। और मैं आपको ये भी बताऊं, माजी में सिंध हाईकोर्ट के 7 जज एक दूसरे के चाचे मामे थे, 7 जजेस, एक नहीं। तो बात ये है कि वो जो फर्द वाहिद का इख्तियार था, क्या आप ही समझ रहे होना चाहिए? जर्नलों का नाम तो आसानी से ले लेते हो आप, आसानी से तो पॉलिटिकल लोगों का नाम ले लेते हो। इनको क्या करेंगे कि ये जो जज जो है अपनी मर्जी के सारे चाचे मामे ले रहे थे, चंबर के लोग ले रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सॉरी आपकी दिल आजारी हुई है, मैं जर्नलों का नाम ले लिया, लेकिन ये है कि ये हकीकत है और आपने खुद भाई क्या बात करते हो? मैं तो कहता हूँ मुस्तफा कमाल एजेंसियों को मुखबर खास था जो मेरे सिर पे बिठाया, मेरे से ज्यादा मुझे फैसल वाडा ने इलेक्शन से पहले बता दिया, आपको नहीं मिलेगी। और फैसल वाडा कौन है जिसको आप नायल कराने के चक्कर में थे, उसको आपकी पार्टी ने वोट देके सरेंडर बनाया। मैं सख्त बात, आपने फैसल वाडा को आपकी पार्टी लेकर आई। मैं तो कहता हूँ एजेंसियों को मुखबर खास बैठे हुए असेंबली में, कौन बैठे हुए, आपको नाम बताओ तो सबका बताएं, आप नाम लेना। ये डिबेट करते ना सामने। मैं कोई मेरे चाचे मामे नहीं लग रहे जर्नल जिसके नाम लेने में मुझे नजराज हो। मैं तो नाम लेता हूँ, मुस्तफा कमल एजेंसी को मुखबर है, पूरा का पूरा MKM एजेंसी के मुखबर है, एजेंसी के उसमें बैठे हुए, किसने 2000 फैसल वाडा ने मुझे खुद बोला कि आपको सीट नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ये बात मैं आज नहीं करूं, मैंने इलेक्शन से पहले भी कही है, मैं टॉक शो में कहता हूं। तो आप अपनी पार्टी को पेपर मेरे पास, मेरी दरखास्त पे कोई फैसला नहीं कर रहा है। आपने पार्टी में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया फैसल वाडा के हवाले से? ओ भाई, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने मुस्तफा कमाल के खिलाफ FIR की दरखास्त की है, जाके पढ़ ले, वो मौजूद है। FIR की उससे ज्यादा सख्त क्या होती है? बैलेट पेपर हमारे पास पड़े हुए, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, मैंने नहीं। मैं तो करूंगा ऐसे कैंडिडेट, मेरे पार्टी के FIR तो कटवा नहीं सकते आप, एक बंदे के खिलाफ FIR तो कटवा नहीं सकते और आइन में तरमीम करके आप जजों को फारिग कर। ये आपका अच्छा सवाल है। बंदे के खिलाफ FIR कौन की इजाजत कौन देके? जज देके, जो नहीं दे रहे। अच्छा, आप सुनना चाह रहे हैं ना? जज दे रहे। फैसल वाडा ने जो जूता रखा था ना टेबल पे, मैंने FIR के लिए दरखास्त की, मेरी 22A की पिटीशन मंजूर हुई है, अगली तारीख में डिसमिस हुई है इसी जजों ने। चले, तो ये भी तो आप बता कर है ना।
आप इतनी हमदर्दी रखते हो जजेस से, लेकिन तो अभी आ जाए असल इशू पे कि अगर एक फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले पीटीआई के एमएनए की वोट से आप 2 तारीख से आइन में तरमीम कर लेते हैं, तो क्या वो मुनासिब बात होगी आपके ख्याल में पीटीआई का बंदा तोड़ के तरमीम करना? पीटीआई है कहाँ? पीटीआई है कहाँ? आप ये जस्टिस मंसूर अली शाह पीटीआई का तो नहीं पता, पीटीआई के कुछ लोग लापता जरूर हुए और उनके फैमिली मेंबर भी, जो आपको भी नहीं पता। एक का नाम बता दे फैमिली मेंबर्स का। क्यों ये लास्ट जो फैसलाबाद का था जिसकी फैमिली मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये बलोच साहब जी, बलोच साहब एक फैमिली का बता दो जो लापता है। जी जी, बलोच साहब का क्या नाम बताया? सात बलोच की फैमिली, बलूचिस्तान में जहां हमारी हुकूमत है, मैं वादा करता हूं मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। 7 बलोच पीटीआई के हैं, 7 बलोच जो पीटीआई के हैं उनकी फैमिली लापता रही है। आपने नहीं सुना? आपके एमएनए भाई उनके वकील को नहीं पता, आप कैसे बता रहे हैं? नहीं, पंजोता साहब मेरे साथ कई शो में मैंने चैलेंज किया, मैंने एक बताओ फैमिली मेंबर्स का। अच्छा, एमएनए से मैंने जरूर इधर उधर केस में पसरे हैं या उठाए गए, लेकिन जो आप कह रहे हैं बहन को उठा ली, एक भी नहीं बता सकता। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप फार्म 45 का मामला वो दोबारा से जिंदा हो गया। हसनात मलिक साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, ये तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने 80 दिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल को काम करने से रोका रहा है। इसमें ठीक है, एडवोकेट हामिद खान एडजर्नमेंट पे चले गए बाहर के मुल्क में, लेकिन एडवोकेट हामिद खान तो एक वकील थे ना, बाकी तो फरीकैन और वकील मौजूद थे। उनका भी आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे थे कि उनकी वजह से नहीं चल सका, तो ये एक वकील एक फरीक के गैर हाजिरी से तो नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि तकरीबन 2.5 मंथ सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग रहा है, 80 दिन स्टे ऑर्डर रहा है, और तकरीबन 7 महीने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने काम नहीं किया, और 180 दिन के अंदर फैसले होने होते हैं। तो आपके ख्याल में इस सारी ताख़ीर से नुकसान किसका हुआ और फ़ायदा किसका हुआ? मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने भी डेलिबरेटली इसको डिले किया है। वो नहीं चाह रहे कि ये मामला ये आखिरी दिनों में जी कि जस्टिस काजी फैसा के टिनोर के दौरान जो है ये मामला फाइनल इन पे आर्डर पास हो। वो चाह रहे हैं कि लिंगर ऑन करके ये मामला अगले चीफ जस्टिस की टिनोर में लेके जाएं। उन्हें ये उम्मीद है कि जी इस चीफ जस्टिस से जो मौजूदा जो दौर है, इनसे जो ट्रिब्यूनल जिस तरह के वो चाह रहे थे वो उस तरह अपॉइंट नहीं हुई है और उनको रिलीफ का कोई चांस नहीं है। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने डिले किया है, लेकिन अब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा ने आज बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि आप जल्दी करें और ट्रिब्यूनल भी ताकि जल्दी डिसाइड करें। एग्जैक्टली फैसला हुआ क्या और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था? देखिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो नहीं, ये चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी हमने मसला ही हल कर दिया। उन्होंने पिछली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप कंसल्ट करें जो न्यू चीफ जस्टिस बनी थी उस वक्त आर्या नीलम लाहौर हाई कोर्ट की, तो उनसे मीटिंग हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर में, और उसमें ये तय पा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी 4 हम जो हैं वो सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के जज सर्विंग देंगे और 4 रिटायर्ड लगाएंगे। तो 4 उन्होंने पिक करके, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस उससे पहले बार मलिक शहजाद साहब ने 8 नाम दिए, 8 में से 4 उन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं। और ये 4 जो निकाले गए हैं ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी से निकले हैं या जस्टिस आलिया नीलम की मर्जी से निकले? ये दोनों की मुशावरत से, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने 4 पे एतराज़ किया था, उन 4 को निकाल दिया। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस मान गई। तो आपके ख्याल में क्या बता? पहले उन्होंने 8 जजों के नाम दिए, फिर अचानक 4 पीछे हट गई, क्या वजह हो सकती है पीछे? देखिए, ये ज़ाहिर बात है वो जो जज थे वो हाईली मतलब उनकी कम्पिटेंसी इंटीग्रिटी दोनों बियॉन्ड डाउट थी, तो ये था निकाला गया। अच्छा। अब इनमें से जस्टिस आसिम हफीज़ जो थे जिन्होंने चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट दिल्ली के डिक्लेयर की, जस्टिस शाहिद करीम थे जिन्होंने प्रोफेसर मुशर्रफ को सरायमौज बीइंग इलेक्शन स्पेशल कोर्ट के ट्रिब्यूनल के तौर पे किया, मिर्जा वकास वो हैं जिन्होंने यहाँ करने नाम वाले केस में किया, और जस्टिस राहिल कामरान शेख को हम जानते हैं कि उनका एज ए वकील भी वो बड़ा बोल्ड स्टांस हमेशा उनका रहा। तो चारों को निकाल। लेकिन ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कैसे कर सकती है? अगर उन्हें पता है कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो फिर कैसे वो मान लिया? देखिए, वो क्या प्रेशर था कोई? अब ये मालूम नहीं। और क्या ये प्रेशर इसलिए बिल्ड हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर की, इस मामले को लटकाया? मेरा ख्याल है डिले भी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और पहले खबरें ये चली कि जी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी लाहौर सुप्रीम कोर्ट खुद फाइनल फैसला करेगा, लेकिन जो आज आई जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार से लाहौर हाई कोर्ट, तो उसमें ये हुआ कि जी तय ये पा गया कि ये 4 होंगे। इसमें से 2 वो हैं जो जैसे अमीर भट्टी अपॉइंट कर गए थे, 2 नए नाम ऐड किए गए हैं।
अब और उनमें से भी एक जज साहब को उस डिवीजन में भेजा गया जहाँ वैसे ही पीटीआई जीती है। चलो, अब लगता ये है कि पार्लियामेंट के मंजूर शुदा नए कानून के मुताबिक अब रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं जी, और सर्विंग जज भी लग सकते हैं। और रिटायर्ड का मामला, कच्चे जजों का अलग अदालतें होंगी, पक्के जजों की अलग अदालतें, और रिटायर्ड जजेस के हवाले से मामला लाहौर हाई कोर्ट पे पेंडिंग है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में मामला पेंडिंग है। साकिब रशीद साहब से जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। तो साकिब रशीद साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट का मसला तो बज़ाहिर हल हो गया है। 4 जजेस कच्चे जो हैं वो अब रिटायर्ड जजेस होंगे जो इलेक्शन कमीशन लगाएगा, और 4 जजेस पक्के जिनको कोई ख़तरा नहीं है उनकी नौकरी के हवाले से, वो चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तजवीज़ कर दी है। तो ये जो मतवाज़ी एक निज़ाम अदल है, तो आपके ख्याल में ये कोई क्रेडिबिलिटी बनेगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल की अपने फैसलों के ज़रिए, और ये वाकई फॉर्म 45 का सही तौर पे जांच पड़ताल कर सकेंगे? इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो गवर्नमेंट ने जो लेजिस्लेशन की है वो है कि अगस्त 2023 में ये लेजिस्लेशन की 2017 के एक्ट में कि सिटिंग जजेस लगाए जाएंगे। उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई, 8 फरवरी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन पटिशन्स आ गई, फॉर्म 47 वाला शोर मचा, तो हुकूमत ने नई लेजिस्लेशन कर ली कि जी अब रिटायर्ड जजेस भी लगेंगे और ट्रिब्यूनल का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास दे दिया, और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अलग से एक सवालिया निशान थी। अब जो लाहौर के जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इनमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो अभी दोबारा लेजिस्लेशन हुई कि रिटायर्ड जजेस आएंगे, उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के वो नोटिफिकेशन हो चुका था, रिटायर्ड जो सिटिंग जज लग चुके थे। जिस वक्त ये सिटिंग जजेस लगे उस वक्त वही लेजिस्लेशन थी, ये बाद में आई जो अभी की है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस पर भी कर दी गई है। 18 जुलाई को ये हुआ था इजलास। लेकिन अब सबसे अहम सवाल ये है कि जिन 4 जजेस को इसमें से निकाला गया है बगैर कोई रीज़न के, आज जस्टिस अकील अब्बासी ये कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप एक तो पैनल आप कहाँ से मांग सकते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये एक डिस्प्यूट था कि इलेक्शन कमीशन कहता था कि पैनल हम आप दें और पैनल में से हम चूज करेंगे। उन्होंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है पैनल वाला मामला। फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा जब जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, उनकी मिसाल दी कि उनसे जब नाम मांगा गया तो उन्होंने कहा फलां नाम दें, उन्होंने कहा फलां नहीं, आप बताएं कितने बंदे हमें आपको चाहिए। बल्कि आज तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन 4 जजेस की जिनको अलग किया गया है किस बुनियाद पर अलग कर दिया गया है, ये कुछ पता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो जजेस बतौर जज काम कर रहे हैं और बतौर ट्रिब्यूनल काम नहीं कर सकते। कैसे डिटरमिन किया इलेक्शन कमीशन ने, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी मान लिया। यही सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने है कि किस बुनियाद पे आप मुकदमात जो हैं जस्टिस जहांगीरी के ट्रिब्यूनल से मुंतकिल करेंगे किसी रिटायर्ड जज के ट्रिब्यूनल पे, और फिर तीन हलकों का मामलात है, उसमें रिटायर्ड जज को क्या बैठाया जा सकता है? अब इस्लामाबाद नहीं, उसमें भी 3 हलकों में मामला जैसे जहांगीरी बड़े स्मूथ आगे चल रहे थे। असल में मसला ये हुआ कि सबको उन्होंने कहा कि आप बयान हल्फी दे दें। फिर जो इस्लामाबाद के 2 हलकों के 2 MNAs हैं, आपके साथ इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा हमने तो 100 फॉर्म 45 तो थे, तो 250 फॉर्म तो हम तो अटेस्ट करवा के दे रहे थे आरओ से। फिर ये उन्होंने बयान हल्फी मांग लिए, तो इनको पता चला ये तो निकल जाएगा हाथ से, और उन पे मामला डाल दिया। हाई कोर्ट ने भी 70 दिन हो गए उसमें स्टे किया। और अब मंदोखेल साहब, आप लोग एक वोट के पीछे पड़े हैं कि 2/3 अक्सरियत मिल जाए और आईनी तरमीम कर दें, तो ये फॉर्म 45 लेके जो है आपके ख्याल में नून लीग के लोगों को या दीगर लोगों को पहले ट्राइब्यूनल के सामने नहीं पेश होना चाहिए और बाद में आईनी तरमीम होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो कि जहाँ मेरा ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है सेना कोर्ट में, और वहाँ अभी स्टार्ट है, तो मैंने जज साहब से ये कहा, मैंने कहा जनाब उस कमेटी में मैं खुद हिस्सा था, टोटल आपके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में आपने डिसाइड करना, और अभी तक 6 महीने तो गुजर गए, अभी तक तो आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ। कह रहे कि फिर आप हमें कोई और काम नहीं दे, सिर्फ यही काम दे तो हम कर देंगे। फिर दूसरा वाला आपको बता रहा हूँ कि जनरल मुशर्रफ के अदालत जो लगा था, 7 जजेस ट्रांसफर हुए थे, 125 पेशियां हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिए, बोले ये अदालत ही गलत है। मुझे काम आदमी, अनपढ़ आदमी ने मजाक उड़ाते हुए मुझे बोला कि आपकी तो कोर्ट को जड़ से उखाड़ दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सवाल ये है, जो आप रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं, आइन का आर्टिकल 182 में लिखा हुआ है
कि आप रिटायर्ड जज ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट का 3 साल के अंदर, यानी 65 साल की उम्र में वो रिटायर होता है, 3 साल लगा ले होगा 68 साल 2 साल आप हेड ऑफ रखेंगे तो ये होगा एकम 70 साल। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ओवरऑल चीज देखे जाए, अगर या तो इन्हीं जजेस के, मेरे जाती ख्याल है कि इन्हीं जजेस की उम्र बढ़ा दें या आप मजीद जजेस ले ले। आपके पास आइन का आर्टिकल 177 ये कहता है कि आप हाई कोर्ट से जज ले या जिस वकील की 15 साल एक्सपीरियंस हो उसको आप ले सकते हो। नहीं, 177 नहीं लेना, 182 लेना, क्योंकि 182 नहीं। मुझे ये बताए ना, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया एक ऐसे नए कानून को जिसमें हुकूमत के पास रिटायर्ड जज लगाने का अख्तियार आ गया ट्राइब्यूनल में? क्यों सपोर्ट किया आपकी पार्टी ने? देखिए मैं तो आपको कहता हूं कि पूरा का हवाई का हवा बिगड़ा हुआ है ना। आप एक चीज पे कर ले, मैं आपके सामने 182 की बात कर रहा हूं। हवाई का हवा बिगड़ा हुआ है, इसलिए आपका कोई कसूर नहीं है आपकी पार्टी का। नहीं, देखिए ये तो मुख्तलिफ औकात में आइन का उलिया बिगड़ा जाता थे, हमने 18वीं तरमीम के जरिए सीधा कर दिए, मजीद चीजें हम कर रहे हैं। अब जो आवे का हवा, अब ये जो आवे का, ये तो बिगड़ जाता है ना। ये जो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, अब ये आवे का हवा जो है 2 ताई अक्सरियत से आइन की शक्ल भी बिगाड़ने को चला है। देखिए अगर 2 ताई अक्सरियत नहीं हुआ तो नहीं होगा, ख्याल कीजिएगा 18वीं तो नहीं होगा। परेशानी किस चीज की? चलें, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल मंदखेल साहब, हसनात मलिक और साकिब बशीर। साफी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।